नमस्कार। और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया जिसकी प्रतीक्षा देश में लोकतंत्र की रक्षा करने में जुटे हुए तमाम लोग सांस रोककर कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सर्वोन्नत फैसले से इन सब लोगों को बड़ी राहत मिली होगी। इन्होंने बड़ी लंबी राहत की सांस ली होगी। मामला आप जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से की जानकारी से जुड़ा हुआ है। और एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक भारत सरकार का अधिकृत बैंक तुला हुआ है कि ये जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे, निर्वाचन आयोग को नहीं दे। लेकिन आज निर्वाचन आयोग ने दो टूक फैसला दिया है। आज उसी पे आपसे बात कर रहा हूँ। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने कर लिया हो तो अपने मित्रों से, परिजनों से, दोस्तों से कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी, मुझे इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए मैंने भी उसका जीवंत प्रसारण देखा और ऐसा लग रहा था जैसे हर्ष साल्वे साहब, जो भारतीय स्टेट बैंक के वकील थे, वो बिल्कुल उनकी बहुत बड़ी दयनीय दशा में थे। वो बेबस लग रहे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे 5वीं 6वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी अपने हेड मास्टर साहब के सामने खड़ा हुआ है और उसके बाद हेड मास्टर साहब के सवालों का कोई जवाब नहीं है। आपको पता है 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने सर्वानुमति से, जिसके मुखिया न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने आदेश दिया था भारतीय स्टेट बैंक को कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की सारी जानकारियां, योजना शुरू होने से लेकर 15 फरवरी 2024 तक की सारी जानकारियां अनिवार्यतः 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को, भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवाएं। और भारत निर्वाचन आयोग को कहा था कि वो 15 मार्च तक ये जानकारियां अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएं। लेकिन 4 मार्च को, यानी निर्धारित तारीख से 48 घंटे पहले, भारतीय स्टेट बैंक ने अचानक एक अर्जी लगा दी कि जो जानकारियां मांगी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने देने के लिए कहा है, वो जानकारियां उपलब्ध कराना और जानकारियों की मैचिंग, उनका मिलान करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए उन्हें 30 जून तक का समय दिया जाए। 30 जून यानी 2024 के लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद और नई सरकार बन जाने के बाद उन्हें ये जानकारियां उपलब्ध कराने का समय दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी इस आवेदन को, अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। एकदम सीधे सीधे खारिज नहीं किया। उनसे पूरी बात करने के बाद में, उनकी सारी बातें सुनने के बाद में और खुद संतुष्ट होने के बाद में उन्होंने ये आदेश दिया। उन्होंने एक बड़ा विचित्र सवाल पूछा जहाँ पर साल्वे साहब के पास में कोई जवाब नहीं था, भारतीय स्टेट बैंक के वकील साहब के पास में कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यदि मिलान करना इतना कठिन है तो आप ये बताइए कि 15 फरवरी से आज 11 मार्च तक, लगभग 26 दिनों तक आपने इस मिलान के लिए क्या काम किया। साल्वे साहब के पास कोई जवाब नहीं था। यानी भारतीय स्टेट बैंक जिस दशा में 15 फरवरी को खड़ा हुआ था, उसी दशा में आज 11 मार्च को खड़ा हुआ था। इस बीच में उसने कुछ भी तैयारी नहीं की और केवल एक तैयारी की कि 4 तारीख को आवेदन लगाकर 30 जून तक का समय मांगने के याचना करे। यह तैयारी थी उनकी। अंततः उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, आप पहले कह चुके हैं कि सारी चीज़ें आपने संभाल के रखी हुई हैं, उपलब्ध हैं, तो इसमें रीमैचिंग की बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब कोई किंतु परंतु नहीं, कोई अगर मगर नहीं। आपकी मेन ब्रांच में जो सीलबंद लिफाफा पड़ा है उसे खोल दीजिए, बाकी क्या बचा, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। मित्रों, इसके बाद में साल्वे साहब के पास कोई जवाब नहीं था। आपको पता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, रिश्वत लेने की ऐसी बेशर्म सीनाजोर व्यवस्था दुनिया भर में भारत के अलावा और कहीं उपलब्ध नहीं थी। इस व्यवस्था ने राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे का संतुलन ध्वस्त कर दिया और सारा खेल एक तरफा कर दिया। जो पार्टी सत्ता में है उसको ही सारा का सारा चंदा मिल जाए, या सारा नहीं मिले तो अधिकतम चंदा उसी पार्टी को मिले, ये कोशिश कर ली थी। 2012 से 2017 के 6 वर्षों में भाजपा को कुल मिला के 3,393 करोड़ का चंदा मिला था, जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाढ़ योजना आने के बाद 2018-19 से
2022-23 यानी इन 6 वर्षों में भाजपा को 6,500 करोड़ का चंदा मिला, लगभग दुगना। बाकी पार्टियों को क्या मिला आगे बताता हूं मैं। 2018-19 से अब तक, यानी जब ये बॉन्ड योजना शुरू हुई तब से लेकर 15 फरवरी तक 16,500 करोड़ के बॉन्ड बिके थे। इसमें से 95% से अधिक बॉन्ड 1 करोड़ रुपए वाले थे। बॉन्डों का मूल्य था 10,000, 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़। इसमें जो 1 करोड़ वाले बॉन्ड थे वो 16,500 करोड़ के बॉन्डों में से 95% करोड़ बॉन्ड 1 करोड़ रुपए वाले बॉन्ड थे। यानी चंदा देने वाले लोग जिसके धनी कुबेर लोग थे जो चंदा दे रहे थे बॉन्डों के जरिए। मार्च 2018 से जुलाई 2030 तक कुल 24,102 बॉन्ड जारी किए गए थे। उसमें से 12,999 करोड़ बॉन्ड 1 करोड़ वाले थे। इससे अंदाज लगा लीजिए आप कि बॉन्ड देने वाले कितने धनपति थे। और 2022-23 में 849 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके थे। उसमें से केवल भाजपा को 719 करोड़ यानी 849 का लगभग 85% चंदा भाजपा को मिला था। और शेष 15% 130 करोड़ में भारत के तमाम विरोधी दल थे। इससे अंदाज लगा लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड का करिश्मा क्या था और व्यवस्था क्या थी। भारतीय स्टेट बैंक, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार का बैंक है, खुद भारत सरकार है। यूँ आप कह सकते हैं कि स्टेट बैंक और भारत सरकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। और भारत और सब भारतीय स्टेट बैंक जो बहाने बना रहा है उसे पता भी नहीं है कि वो भारत सरकार पर और भारत सरकार के वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नेता मोदी की क्षमता, सक्रियता, उनकी प्रतिभा पर सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है, वो भूल रहा है कि ये उस सरकार का सरकारी बैंक है जिसका नेता 2014 में दावा करता था कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों का काला धन लेके आएगा। यानी उस सरकार का बैंक है जिस सरकार का नेता विदेशी बैंकों की जानकारियां प्राप्त करने की क्षमता रखता था। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक कह रहा है कि उस नेता की सरकार वाला ये बैंक कोई जानकारी उसके पास नहीं है। ये अलग बात है कि अमित शाह जी ने इस जुमले इस वादे में तब उन्होंने कहा था कि भारतीयों का काला धन स्विस बैंक में इतना जमा है कि यदि वो मिल गया तो प्रत्येक भारतीय को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। उस नेता के इस बयान वाले इतना आधिकारिक बयान देने वाले नेता की सरकार को यह भारतीय स्टेट बैंक लज्जित कर रहा है। ये अलग बात है कि अमित शाह ने इस घोषणा को एक जुमला बता के इसकी हवा निकाल दी थी। भारतीय स्टेट बैंक ये भूल रहा है कि ये उस सरकार का सरकारी बैंक है जिसका नेता दावा करता रहा है कि वो भ्रष्टाचारियों पर ड्रोन से नजर रखता है। ये सरकार और भूल रहा है कि ये उस सरकार का सरकारी बैंक है जो पेगासस के जरिए लोगों की एक एक सांस सुनने की क्षमता रखती है। और ये भारतीय स्टेट बैंक उस सरकार को नाकारा निकम्मा साबित करने पे तुला है और कह रहा है कि उस सरकार के नेता वाले बैंक को अपने घर के सामान की जानकारी नहीं है। दरअसल मित्रों, इस बैंक की नीयत है ही नहीं है कि ये जानकारियां दे दे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका निवेदन 2 टूक खारिज कर दिया और कहा कि आपकी कोई बात अब नहीं सुनी जाएगी। आप अगले मंगलवार तक यानी 12 मार्च की शाम 5 बजे तक सारी जानकारियां इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध करा दें। और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो 15 मार्च तक ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर दे दें। अब स्थिति ये हो गई है स्टेट बैंक की, बड़ी विचित्र स्थिति में आ गया है कि यदि मुंह छुपाने के लिए यदि धोती उठाएगा तो उसकी नंगाई सामने आ जाएगी। वो जिए कि मरे, मुंह छुपाए कि अपनी नंगाई छुपाए, ये तय करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी अपने आकाओं के प्रति निष्ठा बरतते हुए, उनके अनुचित के पूरी रक्षा करते हुए इस बेशर्म सीनाजोर व्यवस्था को बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक अभी भी पूरी कोशिश करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये बात मैंने 15 या 16 फरवरी वाले अपने वीडियो में भी कही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो मैंने तब भी कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि इन जानकारियों को उजागर होने से बचाने के लिए स्टेट बैंक अपनी हर संभव कोशिश करेगा, कोई भी कोशिश वो छोड़ेगा नहीं। और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जानकारियां छुपाने के लिए स्टेट बैंक पूरी कोशिश करेगा। जो मुझे लग रहा है कि ये बिक्री की जानकारी तो शायद पूरी दे देगा कि किसने कौन सा बॉन्ड, कितने नंबर का बॉन्ड
कितने रुपए का किस तारीख को खरीदा, लेकिन कौन सा बॉन्ड किस पार्टी के खाते में जमा हुआ है ये जानकारी वो पूरी तरह छुपा देगा और ये बताने के लिए अपने हाथ खड़े कर देगा कि हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए मेरे जैसे नादान लोग जो बड़े खुश हो रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, कृपा करके खुश मत होइए, अपनी खुशी को रोके रखिए, थामे रखिए, क्योंकि सारी दुनिया के कागज मांगने वाले अब इस हालत में आ गए हैं कि कह रहे हैं कि हम कागज नहीं बताएंगे। तो इसलिए राह देखिए। खुशी उस दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, उस दहलीज पे, कि दहलीज के एक ओर तो खुशी है, दूसरी ओर लोकतंत्र, और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश में लगे हुए लोग खड़े हुए हैं। जब तक खुशी दरवाजे के अंदर नहीं आ जाए, यानी कि सारी जानकारी अंदर नहीं आ जाए, मिल नहीं जाए, तब तक खुश मत होइए, तब तक राह देखिए और तैयार रहिए कि आपको एक बार फिर से सारी जानकारियों से वंचित रखा जा सकता है। ऐसी कोशिश बराबर की जाएगी। मुझे इस वक्त पे मित्रों हरियाणा की एक बहुत ही जिससे कई भद्दी सी कहावत याद आ रही है, लेकिन वो बहुत सटीक बैठती है। यदि किसी की भावना आहत हो तो मैं हार छोड़ के माफी मांगते हुए उस कहावत को वापर रहा हूँ, जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अभी खुश मत होइए। जब तक ये सारी जानकारियां दो टूक सुस्पष्ट असंदिग्ध रूप से भारत के लोगों के सामने नहीं आ जाए, तब तक खुश मत होइए, और जिस दिन आ जाए उस दिन जी चाहे उतनी खुशियां मनाइएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, हम लोकतंत्र की रक्षा करने में कामयाब हो सकें। इन सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।